नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या किसी भी इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में हम जॉन कीट्स की टू एटमन को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ पोयम को, इम्पॉर्टेंट फैक्ट को ही नहीं बल्कि इसके साथ इम्पॉर्टेंट लाइन और प्लस 30 MCQ भी सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन को हिंदी मीनिंग में अच्छे से समझाएंगे। तो आप लोग पेन और नोटबुक नोट ले के बैठ जाइए और उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर है टू एटमन बाय जॉन कीट्स। ठीक, ये हमारे जॉन कीट्स हैं। इसके बाद सबसे पहले पोएट टू एटमन का आथर कौन है? तो टू एटमन के आथर हैं हमारे जॉन कीट्स। और रिटन कब हुई थी? सितंबर 1819 में इसे लिखा गया है और पब्लिश्ड हुआ था 1820 में। 1819 में लिखा गया है और प्रकाशित हुआ था 1820 में। विधा इसकी क्या है? जॉनरा इसका ओड है, ओड में लिखी गई है। टाइप क्या है? कीट्स लास्ट मेजर ओड, कीट्स की आखिरी और सबसे महान ओड है ये। कीट्स की सबसे आखिरी और महान ओड है ये। स्ट्रक्चर इसमें क्या है? 3 स्टैंजा है, ईच हैविंग 11 लाइन। सबके साथ 3 स्टैंजा के साथ क्या है? हर पे 11 लाइन है। राइम स्कीम है इसकी AB CDE इसकी राइम स्कीम है। मेन थीम इस की है नेचर, प्रकृति, ब्यूटी, सुंदरता, राइपनेस, हार्वेस्ट, मैच्योरिटी एंड साइकिल ऑफ लाइफ। एटमन इज पर्सोनिफाइड एज अ फीमेल फिगर। तो इसका क्या है मेन थीम? सुंदर, फसल, परिपक्वता और जीवन चक्र है इसमें मेन साइकिल। और एटमन इज पर्सोनिफाइड एज फीमेल फिगर। एटमन को एक सुंदर औरत के रूप में दिखाया गया है, फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया। द पोएम सेलिब्रेट द ब्यूटी एंड रिचनेस ऑफ एटमन रेदर देन प्रेजेंटिंग इट सिंपली एज सीजन ऑफ डिक्लाइन। देखिए, इसमें एटमन को उदासी नहीं बल्कि समृद्धि के रूप में दिखाया गया है। इस पोयम में एटमन को उदासी के रूप में नहीं दिखाया गया है बल्कि एक समृद्धि के रूप में दिखाया गया है। प्रसिद्धि है इसमें इंद्रियों को महसूस होने वाली सुंदर तस्वीर है। इसमें क्या दिखाया गया है? इंद्रियों को महसूस होने वाली सुंदर तस्वीर है। इसकी पहली कविता में ग्रीक कहानी थी। इसमें कोई ग्रीक कहानी नहीं। इसके जो पहले की कविताएं थी कीट्स की वो ग्रीक कहानियां थी उसमें, लेकिन इसमें कोई ग्रीक कहानी नहीं है। अब इसमें की इम्पॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं इस पोयम की। इस पोयम में सबसे पहले सीजन ऑफ मिस्टस एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ठीक, फ्रूटफुलनेस पहले सबसे पहली लाइन है एटमन इज इंट्रोड्यूस एज अ सेशन ऑफ मिस्ट एंड राइपनेस फ्रूट्स, क्लोज बूसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। फर्स्ट लाइन है। इसमें क्या है? प्रकृति में समृद्धि के बारे में बताया गया है। पहली लाइन में प्रकृति में समृद्धि के बारे में बताया गया है। इसमें कीट्स कह रहे हैं शरद ऋतु कोहरे और रस भरे फलों का मौसम है। जैसे आम पकने का मौसम सब कुछ भरा पूरा है, सब कुछ क्या हो जाता है? भरपूर जाता है। वैसे ही इसमें प्रकृति में समृद्धि है। सेकंड लाइन में है एटमन एंड द सन आर प्रेजेंटेड एज क्लोज companions helping nature mature to bend with apples the most cottage tree।
अब सेकेंड लाइन में दोनों प्रकृति की परिपक्व बनाते हैं। क्या परिपक्व बनाते हैं? शरद और सूरज दोनों पक्के दोस्त हैं और दोनों मिलके क्या करते हैं? फल को पकाते हैं। फिर थर्ड लाइन है, सो द अबंडेंस ऑफ राइप एप्पल एंड फिल ऑल फूड विथ राइपनेस टू द कोर। तीसरी लाइन में फसल की अधिकता के बारे में बताया गया है। सेब इतने ज़्यादा लगे हैं कि पेड़ की डालियां झुक गई हैं। गांव के घर के आसपास वाले पेड़ जो हैं उसमें पेड़ में डालियां झुक गई हैं सेब की। फिर नेक्स्ट लाइन है, फोर्थ लाइन है, राइपनेस, कंप्लीट मैच्योरिटी एंड फुलनेस, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, आई वायर आर दे। इसमें क्या बता रहा है? इसमें परिपक्वता का प्रतीक दिखा रहा है। फोर्थ लाइन में हर फल अंदर तक पक चुका है, मतलब अब पूरी तरह से तैयार है। यह जीवन की परिपक्वता का प्रतीक है। फिर 5 लाइन में है, द पोएट आस्क अबाउट स्प्रिंग बट इमीडिएटली एक्सेप्ट्स एटमन्स ओन ब्यूटी, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज़ नॉट दे म्यूजिक टू। इसमें कहते हैं कि कवि पूछते हैं बसंत के गीत कहाँ गए। इसमें कवि पूछ रहा है कि बसंत के गीत कहाँ गए, क्योंकि सब बसंत को ही सबसे अच्छा मानते हैं ना, क्योंकि बसंत ही सबसे अच्छा मानते हैं। फिर है नेक्स्ट लाइन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया, एटमन हैज़ इट्स ओन म्यूजिक एंड ब्यूटी। और यही सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है परीक्षा हमारे एग्ज़ाम के लिए। किड्स कहते हैं बसंत के बारे में मत सोचो, तुम्हारे पास शरद के पास भी अपनी संगीत है, झिंगुर की आवाज़ है, चिड़ियों की आवाज़ है। तो टू एटमन किड्स सेलिब्रेट ऑफ नेचर, ब्यूटी, मैच्योरिटी, एबंडेंस एंड द हार्मोनिक साइकिल ऑफ लाइफ। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। इसका ये कंक्लूज़न था इस पोएम का। टू एटमन इज किड्स सेलिब्रेट ऑफ नेचर, ब्यूटी, मैच्योरिटी, एबंडेंस एंड द हार्मोनी साइकिल ऑफ लाइफ का किड्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेचर का, ब्यूटी का, मैच्योरिटी का, एबंडेंस का और हार्मोनी साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन के चक्र का। चलिए नेक्स्ट है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो देखिए, हु रोट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम टू एटमन। पहला क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा इसका आंसर। तो किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने टू एटमन को लिखा है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। कीट्स कौन थे? रोमांटिक पोएट हैं कीट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एटमन वाज रिटन इन विच ईयर। टू एटमन को किस ईयर में लिखा गया? तो 1819 में, सितंबर में, 18 सितंबर में लिखी गई। याद रखो 1819 किड्स के लिए गोल्डन ईयर था। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एटमन वाज पब्लिश्ड इन। पब्लिश्ड हुई थी, लिखी गई 1819 में और छपी है 1820 में। ये एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है, इसको याद रखिएगा। 1819 में रिटन है और पब्लिश्ड है 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एटमन इज। टू एटमन क्या है? टू एटमन एक ओड है। ओड मतलब होता है गंभीर गीत, जिसमें सोनेट 14 लाइन का होता है, ये ओड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन टू एटमन। टू एटमन में कुल कितने स्टेंजा हैं? तो टू एटमन में कुल 3 स्टेंजा हैं। स्टेंजा 3 जो मौसम के 3 रूप हैं, इसमें पकना है सबसे पहले, फिर कटना, फिर संगीत, काटना फिर संगीत है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, लाइन
हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टेंजा। इस स्टेंजा में कुल टोटल कितनी लाइन है? 11। हर स्टेंजा में 11 लाइन है और टोटल कितनी लाइन है? 33 लाइन है। 3 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में 11 लाइन है, तो 33 टोटल लाइन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ टू एटमन। टू एटमन की राइमिंग स्कीम क्या है? तो टू एटमन की राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये थोड़ा टेक्निक है, बस याद रखो कि ए बी सी डी ई। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेशन इज पर्सोनिफाइड इन द पोयम। तो किसमें ये पर्सोनिफाइड है? एटमन को एक औरत बना दिया है, तो पर्सोनिफिकेशन का जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है कौन? एटमन। एटमन को क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया है। विच क्वालिटी ऑफ एटमन इज मेनली सेलिब्रेट इन द फर्स्ट स्टेंजा। तो ये पहली ही लाइन है कि पोयम की कि इसमें क्या है कि एटमन मेन सेलिब्रेट इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? राइपनेस एंड अबेंडेंस को। राइपनेस एंड अबेंडेंस पहले स्टेंजा में सिर्फ पकना और भरा पूरा होना की बात की गई है। राइपनेस एंड अबेंडेंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। व्हाट डज एटमन हेल्प टू फिल टू कोर। फिल टू कोर, तो फिल क्या किया गया है? ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। फल अंदर तक पक गया है। कौन पक गया है अंदर तक? फ्रूट्स। एटमन हेल्प कर रहे हैं फिल करने में टू कोर को, किसको? फ्रूट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एटमन इन द पोयम। हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना होता है। स्नोफॉल विंटर में जो कि होता है। एसोसिएटेड एटमन इन द पोयम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। टू द कोर, तो इसमें क्या है? मैच्योर, परिपक्व जीवन का पक जाना है। फिल फ्रूट ऑफ रिपनेस क्या है? मैच्योरिटी, परिपक्वता है हो जाती है। जब फल पक जाते हैं तो क्या आ जाता है? मैच्योरिटी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिप्रेजेंट एज सेटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। ग्रेनरी फ्लोर, तो कौन है? एटमन। दूसरे स्टेंजा में एटमन अनाज के भंडार पर बहुत ही एक औरत की तरह उसे दिखाया गया है एटमन को, सिटिंग केयरलेस एंड ग्रेनी फ्लोर में। फिर व्हाट डज एटमन सिट बिसाइड। एटमन कहाँ बैठी है? ग्रेनी मतलब होता है कठोर, जहाँ मतलब कोठरी जहाँ अनाज रखा जाता है, तो क्या हो जाएगा? ए ग्रेनरी। कहाँ बैठी है एटमन सीट? ए ग्रेनरी, अनाज में बैठी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विथ एटमन इन द सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में क्या है? राइपिंग मतलब होता है फसल काटना। एटमन एक किसान की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ क्या है? राइपिंग। ऑप्शन नंबर ए एक्टिविटी ऐसे एटमन इन द सेकेंड स्टेंजा में एटमन एक इंसान की तरह काम कर रहा है।
फिर दे हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड कॉन्टेन्स एन एग्जाम्पल। बाल हवा से उड़ रहे हैं, अटमन को इंसान बना दिया है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। What does the poet ask about spring in the final stanza? तो फाइनल स्टेंजा में है Where are its sing? Where are its song? मतलब तीसरा स्टेंजा की पहली लाइन, बसंत के गीत कहाँ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है Does Atman have its own music? Yes, Atman have its own music. Which creature are mentioned in the final stanza? फाइनल स्टेंजा में क्या है, झिंगुर, रॉबिन, चिड़िया और अबेबिल, ये सब ऑटमन के म्यूजिक हैं। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट्स, रेडब्रेड्स एंड सोलोस। मेन थीम, व्हाट इज़ द मेन थीम टू एटमन? नेचर एंड इट्स ब्यूटी है टू एटमन की मेन थीम। पॉलिटिक्स, रिवोल्यूशन नहीं, सिर्फ प्रकृति की सुंदरता देखनी चाहिए, मेन थीम है। विच लिटरेरी डिवाइस इज़ प्रोमिनेंटली यूज्ड बाय किड्स इन प्रेजेंटिंग अटमन एज ह्यूमन फिगर? तो क्या है, पर्सोनिफिकेशन, बार बार आ रहा है, मानवीकरण मतलब पर्सोनिफिकेशन इसमें होगा। वेयर आर सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, आई वेयर आर दे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है, रिटोरिकल क्वेश्चन है। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, सवाल पूछा जाता है लेकिन जवाब की उम्मीद नहीं की जाती, खुद ही जवाब दिया अगले लाइन में दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है ये रिटोरिकल क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम टू एटमन मेनली सेलिब्रेटेड, किसका सेलिब्रेट कर रहा है, मैच्योरिटी एंड एबंडेंस, जवानी नहीं बल्कि परिपक्वता का उत्सव है, मैच्योरिटी है। टू एटमन इज जनरली रिगार्डेड एज किड्स, तो लास्ट मेजर ओड, ये उसी आखिरी बड़ी ओड है, इसके बाद वो बीमार हो गए हैं, ये उनकी लास्ट मेजर ओड है किड्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फीचर टू एटमन? ग्रीक मैथोलॉजी। देखिए ओड में ग्रीक कहानी नहीं है, बाकी ओड्स में है, इसमें ग्रीक मैथोलॉजी नहीं है। द थ्री स्टेंजा ऑफ टू एटमन प्राइमली मूव फ्रॉम, क्या है, राइपनेस टू हार्वेस्ट टू डिक्लाइन म्यूजिक, मतलब पहले पकना फिर खटना फिर संगीत, जीवन का चक्र है। The mood of two Atman is best described as, किसे डिस्क्राइब कर रहा है, सेलिब्रेटरी एंड कंटेम्पलेटिव को, खुशी भी है और सोच भी है, गुस्सा या डर नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट सेंट्रल आइडिया इज सजेस्टेड बाय थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैज दे म्यूजिक टू, क्या है, एटमन हैज़ इट्स ओन ब्यूटी एंड म्यूज़िक। फाइनल मैसेज है, हर चीज़ की अपनी खूबसूरती होती है, बसंत को याद करके रोना नहीं, एटमन का मजा लो, मतलब कि रोना नहीं है हर समय, सब दुख में भी हमें उसका आनंद लेना चाहिए, एटमन को
का मज़ा लो। तो ये था हमारा 30 MCQ याद हो गया है। और अब ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। अब आगे आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज करिए और आगे पढ़ते रहिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे। हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन।